आज नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं, समस्त भारत के लोग तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए, नरेंद्र मोदी अगर हो रहा है तो ये उनके कार्यों की वजह से हो रहा है। जो उन्होंने लोगों का दिल जीता है, जो उन्होंने देश के लिए काम करके दिखाया है, ये उस वजह से हो रहा है। तो ये बदलता भारत जो है, ये देन है नरेंद्र मोदी की। आज पुतिन आ रहे हैं, अभी ये थोड़े टाइम में देखना डोनाल्ड ट्रंप भी यहाँ आएगा। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। लेकिन वो पुतिन आ क्यों रहे हैं भारत के अंदर? ये मुंह तोड़ जवाब है डोनाल्ड ट्रंप को, ये मुंह तोड़ जवाब है मुनीर को, जो बैठा है पाकिस्तान के अंदर, जिनको बड़े हौसले बुलंद है कि भारत कुछ नहीं है। आज भारत क्या है वो हमें प्रमाण करने की आवश्यकता नहीं है। इतनी सुपर पावर कंट्री का एक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जब भारत में आ रहा है ना, तो वही सीधा साधा प्रमाण दे। जैसे अभी हमने देखा था चाइना के अंदर कैसे उन्होंने कितने घंटे नरेंद्र मोदी को अपनी गाड़ी में बिठा लिया था। मतलब इतनी बड़ी पावरफुल कंट्री का अगर एक राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को अपने साथ बिठा रहे हैं, वो भी उसकी सुरक्षा को लेते हुए, तो ये समझ सकते हैं पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज गया। जब पुतिन को डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने हाउस में बुलाया, उसके लिए लाल कारपेट भी बिछा दिया, रेड कारपेट भी बिछा दिया, सब कुछ कर दिया, उसको मक्खन, जैसे मस्का पंजाबी में हमारे यहाँ कहा जाता है ना, अपने महाराष्ट्र के अंदर मस्का, तो मस्का लगाने की कोशिश करी कि भैया भारत से इनके संबंध जो हैं वो कमज़ोर करे जाएँ। इवन कि टैरिफ इतना बढ़ा दिया गया भारत के ऊपर कि 20%, 25%, 50%, और बोला 100% तक बढ़ा देंगे। और वहीं जहां भारत के विपक्ष को भारत के साथ में खड़ा होना चाहिए था कि अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ा रहा है तो हम अपने संबंध क्यों खराब करें? क्योंकि जब विपक्ष आज सत्ता में विपक्ष में बैठा हुआ है, मोदी के विपक्ष अगेंस्ट बैठा हुआ है, यही एक समय पे पक्ष में बैठता था, सत्ता में बैठता था। जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भी प्रधानमंत्री रहे, तब आपको याद होगा 71 के यूज़ के अंदर तब रशिया आया था साथ देने के लिए इनका। लेकिन इन्होंने क्या वापसी में लुटाया था उसे? 93,000 सैनिक पाकिस्तान के लुटा दिए थे। ये डर का माहौल था उस समय अमेरिका के आगे। ठीक है, अपने 54 सैनिक नहीं छुड़ा पाए थे ये लोग, और ये आज बात करते हैं। तो जनता को भारत की ये समझना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी के अगर चंद कदमों पे चलेंगे तो भारत डूब जाएगा हमारा। आज जो भारत चौथी अर्थव्यवस्था पे है, वो कब 14वीं अर्थव्यवस्था पे पहुंच जाएगा और कब 40वीं पे पहुंच जाएगा, ये पता भी नहीं चलेगा किसी को। टैरिफ उसने इसलिए बढ़ाया क्योंकि हम रशिया से तेल ले रहे थे, और रशिया से तेल लेकर के हम अपने भारत का तो यूज़ कर ही रहे थे तेल का, लेकिन यूरोप कंट्रियों को भी बेच रहे थे। उससे क्या हो रहा था? इनकम हो रही थी। आज भारत की जीडीपी कहाँ चली गई? आज भारत का ग्रोथ रेट कहाँ चला गया? अगर इनके हिसाब से चलते तो ये जो हमारा आज ग्रोथ रेट बढ़ा हुआ है, आज जो चौथी अर्थव्यवस्था में तो डूब जाता। तो कहीं ना कहीं आज रशिया के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, जब वो भारत आ रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे चर्चा का एक और भी विषय बन गया है कि राहुल गांधी को उनसे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। भैया जी आप ये बताइए, जब वो भारत के विपक्ष के अंदर बैठते थे तो वो कभी भी भारत के पक्ष का विरोध उस जगह पे आके नहीं करते थे जहां मुद्दा देश का होता था। वो देश के खिलाफ नहीं जाते थे, वो विदेशों में जा करके ये नहीं बोलते थे हुज भारत माता कौन है। वो अमेरिका में जाके ये नहीं करते थे कि आप आइए और भारत में लोकतंत्र की हत्या और ये हस्तक्षेप करिए। वो भारत को बदनाम नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने वो इमेज, वो रेपुटेशन कमाई थी कि बाहर के जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आते थे तो वो उनसे मिलना पसंद करते थे। आप जबरदस्ती उनको नहीं कह सकते, वो आपके मेहमान है, अतिथि है, और वो कोई छोटे मोटे देश के नेता नहीं आ रहे हैं, वो बड़े बड़े सुपर पावर कंट्रियों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आ रहे हैं। जबरदस्ती नहीं होगा। लेकिन वही राहुल गांधी ने तब क्यों बोला कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, भारत जो है वो झुक गया अमेरिका के आगे, टैरिफ बढ़ा दिया अमेरिका ने। वो अमेरिका ने टैरिफ क्यों बढ़ाया था? क्योंकि हम रशिया से तेल ले रहे थे। अगर हम रशिया से तेल लेना बंद कर देते तो ये टैरिफ जीरो भी हो जाता। ये नहीं बताया राहुल गांधी ने। लेकिन आज पूरी कांग्रेस पार्टी के नेता, आज पूरे 26 चोर तरस रहे हैं कि राहुल गांधी को जो है वो पुतिन से मिलने दिया जाए। लेकिन वो पुतिन आ क्यों रहे हैं भारत के अंदर? ये मुंह तोड़ जवाब है डोनाल्ड ट्रंप को, ये मुंह तोड़ जवाब है मुनीर को, जो बैठा है पाकिस्तान के अंदर, जिनको बड़े हौसले बुलंद है कि भारत कुछ नहीं है। आज भारत क्या है वो हमें प्रमाण करने की आवश्यकता नहीं है। इतनी सुपर पावर कंट्री का एक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जब भारत में आ रहा है ना, तो वही सीधा साधा प्रमाण दे रहा है। और वो आ रहे हैं, वो ताजमहल देखने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो लाल किला घूमने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो ट्रेड के ऊपर डील करने के लिए आ रहे हैं। चाहे वो डिफेंस को लेकर के हो, चाहे वो अन्य व्यापारिक समझौते को लेकर के हो। और S400 की जो चर्चा ये लोग करते थे ना, इनको अगर S400 के बारे में जानना है ना, तो एक बार पाकिस्तानियों से जाके पूछो, वो बताएंगे S400 क्या था। हमसे मत पूछो, हमसे ये पूछो कि S500 जो वो भारत में बनाया जाएगा रूस के साथ मिल करके, उसके बाद हो सकता है S600 भी हम बनाए, जो ब्रह्मोस बना सकते हैं, जो अग्नि 5 को ऐसी जगह पे लॉन्च कर सकते हैं शिव शक्ति पॉइंट बना करके, जो भारत की पहचान ही उसकी संस्कृति है।
वो भारत क्या क्या कर सकता है अगर उसे मौका दिया जाए। ऐसा नहीं है मौका नरेंद्र मोदी जी को ही मिल रहा है, मौका पिछले प्रधानमंत्रियों को भी मिला था, लेकिन उसका यूज़ करना उन्होंने सक्षम नहीं समझा था, यूज़फुल नहीं समझा था। उन्हें यह पता था कि राहुल गांधी का जन्मदिन आ रहा है तो हमने कौन से हवाई जहाज में मनाना है। उन्हें यह पता था कि अगर हमने सिगार पीना है तो कौन सी कंट्री का आना चाहिए। उन्हें यह पता था कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, छठी अर्थव्यवस्था था, और उसके 1 साल बाद चाइना आज़ाद हुआ, वो आज कितना ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया। और भारत 1947 से 1991 तक जहां भाजपा का नामो निशान नहीं था, कोई विपक्षी पार्टी मजबूत थी नहीं इनके सामने, तो कैसे भारत का रुपया इतना गिर गया कि भारत के पास 3 दिन का पैसा बचा था और मनमोहन सिंह को जो है FDI लाना पड़ा और 100 टन सोना गिरवी रखवाना पड़ा। आज ये एक चाय वाले पे सवाल खड़ा करते हैं। वो चाय वाले ने पुतिन को तो यहाँ पे बुलाया, डोनाल्ड ट्रंप भी होकर के गए थे, जो यहाँ का खा के गए और यहीं के नमक हरामी उन्होंने करके भी दिखाई। और भारत में ऐसा नहीं है कि नमक हराम पहली बारी किए कोई बनाओ, भारत के साथ कई बड़े बड़े नेताओं ने नमक हरामियाँ करी हैं। ऐसा नहीं है ये है, आपको याद होगा कि कई इस्लामिक कंट्रियाँ भी हैं। ऑपरेशन दोस्त चलाया था हमने जब वहाँ पे भूकंप आया था, लेकिन बदले में हमें क्या मिला था? बदले में हमारे को नमक हरामी मिली थी, और वो आए दिन मेरे देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारत के विदेश मंत्री इस चीज़ को समझ चुके हैं कि अब हमने जो रणनीति बनानी है, हमारा जो विज़न है अपने भारत को समृद्ध बनाने का, अपने भारत को ताकतवर बनाने का, हमने उस मिशन को टारगेट करना। जैसे अर्जुन का निशाना था मछली की आँख, ऐसे ही नरेंद्र मोदी का जो टारगेट है, उनका जो विज़न है वो है 2047 विकसित भारत। बिल्कुल, वो विकसित भारत तभी विकसित भारत बनेगा जब ऐसे विपक्षियों की, ऐसे 26 चोर नेताओं की बातों को नज़रअंदाज करना पड़ेगा। क्योंकि ये जितना मर्जी बोलते ना 10 लाख का सूट, देखिए आज 10 लाख का सूट इनके जुबान से नहीं निकलता। ये जितना मर्जी बोलते रहे भैया वोट चोरी हो रही है, आप वोट चोरी पे बात क्यों नहीं करते हो? 45 दिन का समय था, जा करके कोर्ट में जाते, वीडियो मंगवाते बिहार चुनाव की, अगर वोट चोरी हुआ है तो शायद वो ब्राज़ील वाली महिला इनको वहाँ दिख जाती जो पूरे हरियाणा में कहीं नहीं दिखी, जो खुद बयान दे रही है मैं तो भारत गई नहीं। तो इनका उद्देश्य क्या है? गांधी जी के 3 बंदर, ये आपके कैमरामैन थोड़ा सा पीछे दिखाएंगे ना, ये हमारे पीछे ही है। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, ठीक है? ये तीनों एग्जाम्पल हैं। तो हिमाचल में तबाही आ गई, वहाँ के लोग चिल्ला चिल्ला करके राहुल गांधी को बुला रहे थे कि हमने विश्वास करके आपको वोट दिए, एक बार आइए। उन्होंने सुना ही नहीं, कान बंद थे उनके। अपना जो वो था बंगाल के अंदर, जहाँ से 500 परिवारों का पलायन कराया गया, वहाँ के लोग भी चिल्ला चिल्ला करके कह रहे थे कि भैया एक बार राहुल गांधी आओ आओ। वो कहते मेरी आंखों पे पट्टी, मुझे नहीं दिखता। वहीं वंदे मातरम, जो आज़ादी से पहले ना जाने कितने मुस्लिमों ने भी बोला होगा, डंके की चोट पे बोला होगा, आज वही वंदे मातरम, भारत माता की जय, सोफिया कुरैशी से लेकर के वीर अब्दुल हमीद के परिवार तक वाले बोलते होंगे, मोहम्मद रफ़ी से लेकर के बिस्मिल्लाह खां तक ने बोला होगा। लेकिन आज क्या एजेंडा बना दिया भैया? वंदे मातरम। अरे वंदे मातरम कोई ऐसा नहीं है कि आज आपको शुरू किया, उसका पर्पस क्या है? 150 साल हो गए वंदे मातरम को। जिन्होंने वंदे मातरम का गूंज दी थी, जिन्होंने वो नारा दिया था, सोचो उनके जज्बातों ने, उनके इस नारे ने कितने हिंदुओं को, कितने भारतीयों को जगा दिया था उन अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए। आज अगर आपको इस चीज़ के बारे में बोला जाता है तो आप कहते हो ये कोई मुद्दा है देश का? तो आप बताइए क्या मुद्दा है? मॉनसून सत्र है, बजट सत्र है, या शीतकालीन सत्र है? आपने सिर्फ बाहर खड़े होकर के काले झंडे लेकर के हाय तौबा करना है, लेकिन देश का मुद्दा एक बार भी आप लोगों ने नहीं उठाना। भैया नरेंद्र मोदी जी, आपने वंदे भारत नमो भारत चला दी, थोड़ा उसका किराया कम कर दीजिए, आम बंदा भी, गरीब बंदा भी चल ले। ऐसे मुद्दे लेके आओ। स्कूल जो है उनकी तादाद और बढ़ाओ, उसके अंदर और फैसिलिटी दो, और कोर्सेज जोड़ो, और उनके अंदर लैंग्वेज जोड़ो, ताकि गरीब का बच्चा भी इटालियन, स्पेनिश और अदर्स भाषाएं सीख करके आगे बढ़ सके। इन मुद्दों पे कभी ये बात नहीं करेंगे, लेकिन जनता को बताएंगे भैया बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है। कर्नाटका का जेंजी सड़कों पर था रोजगार के लिए सर। अब ये पुतिन आ रहे हैं ना, ये यहाँ पे खाना खाने नहीं आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के घर पे जा करके, ये व्यापारिक समझौता करके जाएंगे यहाँ से। कितने अरबों खरबों रुपए का वो समझौता होगा, शायद मुझे लगता है राहुल गांधी को पता भी नहीं होगा। देश को क्या लाभ होने वाला? देश को क्या लाभ होगा? मेड इन इंडिया। इंडिया भी कुछ कर सकता है, इंडिया भी कुछ बना सकता है। भारत इतना सक्षम है, जो भारत अपने बड़े बड़े डॉक्टर अमेरिका के अंदर जा करके वहाँ का आर्थिक चीज़ें बढ़ा सकते हैं ना। बड़े बड़े साइंटिस्ट जो अमेरिका चले जाते हैं, वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत कर सकते हैं ना। सोचो अगर वही भारत के नागरिकों को, भारत के साइंटिस्ट को, भारत के डॉक्टरों को ये मौका मिले तो वो क्या नहीं कर सकते हैं। आपको याद होगा अग्नि 5 जो चांद्रयान था वो विसफल हो गया था, तो ये देश के शायद इतिहास के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने उनको निराश नहीं होने दिया, पीठ थपथपाई थी, उनकी मनोबल बढ़ाया था। और वो मनोबल की ताकत इतनी थी कि अगली बार ऐसी जगह पे हमने लॉन्च किया था कि पूरा वर्ल्ड चौंक गया था कि भैया हाँ, पूरा वर्ल्ड। तो ये ताकत है। खिलाड़ी हमारे मैच हार गए थे,
जा करके उन्होंने नहीं देखा कि खिलाड़ी मुस्लिम समुदाय से आता है या हिंदू से आता है, सबकी पीठ थपथपाई थी और उसके बाद वर्ल्ड कप हमारे हाथ के अंदर था। तो जब हमारे संस्कार क्या हैं भारतीयों के, जब हमारे घर में भी कोई बड़ा बुजुर्ग हमारे सिर के ऊपर आशीर्वाद दे देता है ना, तो हमें लगता है बस आशीर्वाद बनाए रखो, आशीर्वाद के बल पे हम दुनिया जीत सकते हैं। और वही नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। प्रत्यक्ष और प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, चाहे चंद्रयान हो, चाहे क्रिकेट मैच को उठा लो, चाहे ब्रह्मोस को उठा लो आप, चाहे जितने भी हमारे हथियार जो आज भारत में बन रहे हैं उनको ले लो। टेक्नोलॉजी कोरोना काल के अंदर जो हमने करके दिखाया वो वर्ल्ड में सुपर पावर कंट्रियाँ नहीं करके दिखा पाई। तो यही तो अचीवमेंट है कि 11 साल के अंदर अगर नरेंद्र मोदी ऐसा कर सकते हैं, जिनको ये सो कॉल्ड चाय वाला बोलते हैं, तो पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड नेहरू जी को किन्होंने रोका हुआ था? उनके पास तो ऐसा विपक्ष भी नहीं था जो विदेशों पाकिस्तानी का गुणगान करेगा, जो बांग्लादेशियों का गुणगान करेगा, जो कहेगा भैया फिलिस्तीन में तो हमारे को अमन और चैन चाहिए लेकिन भारत को नेपाल बना दो। ऐसा विपक्ष आपने देखा कहीं? मैंने तो अपने इतिहास में कभी नहीं देखा, पढ़ा भी नहीं। लेकिन आज ऐसा विपक्ष देखने को मिलता है क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी के पाए जो है वो कमज़ोर हो गए हैं। आज जाकर के मुनीर से जाकर के पूछो भैया पुतिन आ रहा है, वो उसके हाथ पैर कांपेंगे। अभी देखा होगा चाइना के अंदर जब समिट मीटिंग हुई थी उसके अंदर कैसे था, उसका मुंह बना हुआ था जब पुतिन उनको गले में हाथ डाल करके लेके जा रहे थे। आज का भारत का प्रधानमंत्री है, वो गले मिलते तो पीठ थपथपाता, ये नहीं देखता भैया राष्ट्रपति पुतिन है या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है या कौन है। उनके दिलों के जो विचार है ना उनसे सारे ऐसे प्रभावित होते हैं। कहते हैं ना एक गुड वाइब्स आती हैं आपके फेस से, आपकी वे ऑफ टॉकिंग से। जब आप कुछ शब्द बोलते हैं तो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं वही चीज़ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अंदर है। जब वो शब्द बोलते हैं ना, आप देखिए कि राहुल गांधी की रैलियों देख लीजिए, खड़गे जी की देख लीजिए, 26 चोरों की देख लीजिए, पब्लिक जो है ना वो कोई चाय कहाँ कहाँ मस्त होगी। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी माइक संभालेंगे और जब बोलना शुरू करेंगे तो एक एक वर्ड जो है ना वो भारत का ही नहीं विदेशों में बैठे लोग भी सुनते हैं। अभी साउथ अफ्रीका के लोगों को आपने देखा होगा कैसे नतमस्तक हो गए। क्या उनको भी खरीद लिया था? उधर भी वोट चोरी कर ली क्या? पुतिन आ रहे हैं, उनको भी खरीद लिया क्या? कितना पैसा फेंक दिया भारत ने? इतना सक्षम हो गया भारत कि भाई पुतिन को खरीद लिया, भाई तू भारत आ, क्योंकि हमने विपक्ष को दिखाना है? नहीं, काबिलियत पे आ रहा है पुतिन। भारत आज जिस कगार पे खड़ा हो रहा है, भारत जिस तीव्रता से आगे बढ़ रहा है, उनका जो विजन है भारत का आगे बढ़ने का, उसको देखते हुए पुतिन आ रहा है। आप देखिए जब भारत के अंदर S-500 से लेकर के S-600 बनेगी, मेड इन इंडिया का उस पर टैग लगेगा, तो कितने देशों की धज्जियां उड़ने वाली है, कितनी यूरोप कंट्रियां जो हैं वो हाय तौबा करने वाली हैं। और पाकिस्तान को तो लगता है रात को नींद ही नहीं आएगी। और मेरे को राहुल गांधी को तो लग रहा है 4-5 गोली होती है ना, नींद की गोलियों के पैकेट देने पड़ेंगे जा करके, क्योंकि वो उस इंसान को प्रधानमंत्री बनाने का ख्वाब देख रहे हैं जो मेरे अनुसार, जो मैंने उनकी राजनीति देखी है, वो एक निगम पार्षद बनने योग्य इंसान भी नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? सर देखिए, एक प्रधानमंत्री के गुण होते हैं, उसकी एक विचारधारा होती है जिसको लोग सुनना पसंद करें, विदेशों के अंदर एक इमेज कायम करें। जिस इंसान ने अभी एक सांसद होते हुए इमेज इतनी डाउन कर दी भारत की, जिसको ये नहीं पता है कि दुर्योधन से GST लेना है, जिसको ये नहीं पता है कि भैया एक सांसद जो है वो एक गरिमाई पद होता है, मछली पकड़ने के लिए 4 वोटों के लिए तालाब में नहीं कूद जाता है वो। आज आपको गरीबों की याद आ रही है कि मैं धान भी लगा दूं, मैं ट्रक ड्राइवर भी बन जाऊं, है मैं बाइक पे लोहा कूड़ा भी भिन लूं। ये आज से पहले क्या सोए हुए थे? किसको धोखा देने की बात कर रहे हो? आपको पता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी कितने पुराने मित्र हैं? शायद वो प्रधानमंत्री का एक मुख्यमंत्री भी नहीं थे तब पुराने मित्र हैं। लेकिन आज तक आपने कभी देखा है कि अमित शाह जी ने बोल दिया और भाई नरेंद्र मोदी क्या हाल है, एक चाय पीते हैं, बोल दियो? एक प्रोटोकॉल होता है, एक सीमित दायरा होता है। अगर आप देखिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो अमित शाह जी हो, चाहे नड्डा जी हो, चाहे कोई बड़े से बड़ा नेता हो, हिम्मत नहीं है आमने सामने हो जाएं, खड़े हो जाएं। ये सम्मान है अपने देश के प्रधानमंत्री। और अगर हम अपने देश के प्रधानमंत्री का खुद सम्मान नहीं करेंगे, एज फॉर एग्जांपल अगर हम अपने घर में पिताजी का सम्मान खुद नहीं करेंगे तो हमारे मित्र क्या करेंगे, हमारे रिलेटिव्स क्या करेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या करेंगे? उसी तरीके से जब प्रधानमंत्री को बोला जाता है ये जो मोदी है ना, इसको तो मैं उखाड़ फेंकूंगा। ये पढ़ा लिखा इंसान है राहुल गांधी, ये वेल एजुकेटेड है, ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है। भैया कोई अपने बच्चों को नहीं भेजेगा अगर एजुकेशन ऐसी होती है। जो नरेंद्र मोदी को मोदी कहता हो, नरेंद्र सरेंडर कहता हो, नरेंद्र सरेंडर कहता हो, जिसको ये नहीं पता कि अपने देश के प्रधानमंत्री का वो इस समय एक आपकी तरह आम इंसान नहीं है, उनके पद की गरिमा है, उनके पद का सम्मान, और सम्मान पद का ही होता है। कांस्टेबल भी हो ना तो उसकी वर्दी उसके पद का सम्मान होता है, क्योंकि जिस पद पे वो बैठे हैं हम उसके आगे झुकते हैं। ये पीछे महात्मा गांधी जी की मूर्ति है, हम इनके आगे नतमस्तक होते हैं क्योंकि जो इनका पद है उसके आगे। शायद कितने लोग भारत में इनके विचारों से संतुष्ट नहीं होंगे और बहुत लोग होंगे भी, लेकिन मस्तक कहाँ पे, सर कहाँ झुकाता है कि हाँ इन्होंने चलो देश के लिए कुछ किया। अगर देश के संविधान में इनको सम्मान देना दिखा है तो हम देते हैं।
लेकिन वो हमारे अंदरूनी बातें हम करें ना करें, लेकिन एक प्रधानमंत्री के ऊपर कटाक्ष बोल देना, अगर पुतिन यहाँ पे आ रहे हैं तो उसके लिए देश में एक बना देना माहौल कि भैया अभी तो बम धमाका हो गया था लाल किले पे, उसके बाद पुतिन आ रहे हैं, ये हमारे देश के लिए कितने गर्व की बात है कि उन्हें पता है कि नरेंद्र मोदी बैठा है सत्ता में। अगर हम जा रहे हैं ना तो चींटी छोड़िए, एक मक्खी भी पर नहीं फैला सकती है वहाँ पे। आप सोचिए आज भारत कहाँ है, G20 भारत में करके दिखा दिया नरेंद्र मोदी ने। श्रीनगर कश्मीर के अंदर कर्फ्यू मुक्त करके दिखा दिया, पत्थरबाज आज सेना को पत्थर मारते नहीं दिखते। ऐसे कितने उदाहरण है सर। सरबजीत की बहन रोती रोती हर एक मंत्री के दरवाजा खटखटा के आई थी कि मेरा भाई निर्दोष है, वो खेती करने गया था और पाकिस्तान चला गया, उसे बचा लो। लेकिन हमारे देश के उस समय के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री में इतना दम नहीं था कि एक सरबजीत को ले आऊं। और आज अगर हमारे सेना का एक जवान भी वहाँ चला जाता है तो 24 घंटे में वापसी आता है। अगर हमारी सेना के जवानों को विदेश के अंदर जो कट्टर इस्लामिक कंट्री है कतर के अंदर फांसी की सजा भी सुना दी जाती है तो फांसी की सजा रुकवा करके उनको भारत लाया जाता है इज्जत मान सम्मान के साथ। ये आज का बदलता भारत है। जिन्होंने 47 में जब मुसलमान भारत में जो अपनी इच्छा अनुसार रहे, उन्होंने नहीं कहा हमें स्पेशल स्टेटस दो। राम मंदिर चाहते उसी समय बन सकता था, क्योंकि जिनको अपना हक चाहिए था पाकिस्तान ले चुके थे, उसके बाद बांग्लादेश भी ले लिया था। राम मंदिर बनना 2 मिनट का काम था, लेकिन अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को प्रधानमंत्री बनाने का जिस नेहरू ने ख्वाब देखा हो, वो राम मंदिर का मुद्दा कभी सुलझा ही नहीं सकते थे। जो राजीव गांधी ताले खुलवा सकते थे, क्या मंदिर नहीं बनवा सकते थे? तब तो मुसलमान इतनी तादाद में नहीं थे, इतने उनको बलगलाया नहीं गया था, वो अपने बच्चों की परवरिश में जा रहे थे। आज मुसलमानों को ऐसा बलगला दिया कि बाबरी की मस्जिद तोड़ दी।